कि फारूक अब्दुल्ला के 11,000 करोड़ जो है वो स्विस बैंक में है। महबूबा मुफ्ती के पास कितना पैसा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मगर बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती, लेट ईडी, एनआईए, सीबीआई प्रोब मी आल्सो एंड प्रोब देम आल्सो। कौन नहीं गया जेल? फारूक साहब के अलावा तो सब जेल गए। फिर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर फारूक अब्दुल्ला कैसे बन गया? कि ऐसा कैंडिडेट उठाऊंगा जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, इस तरह का कैंडिडेट, अब उसको जिताना आपका काम है। श्रीनगर से, श्रीनगर से, बिल्कुल श्रीनगर से ना। बेशक आज महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने दिखा दिया कि वो कैलिबर उनके पास नहीं है जिस कैलिबर की लीडरशिप कश्मीर को चाहिए। जब मैं यू रिजेक्ट देम, क्यों मैं बोल रहा हूँ मेरी बीजेपी से इतनी नफरत है? ये मुसलमान मुखालिफ है। क्या मिला बीजेपी को बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद? आप पीएचईडी ब्रेकअप का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं शीबान साहब? आप तो एडवोकेसी कर रहे थे। मैं तरुण चुग से, उसके बैठे हुए होम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ, अगर हमें जेल भी जाना पड़े मगर हम अपने दामन के तार नहीं बेचेंगे। बीजेपी मेरे बिजनेसेस के पीछे नहीं आई। क्या बीजेपी ने हमारे खिलाफ, हमारे अहले खाना के खिलाफ, हमारे खानदान वालों के खिलाफ केस नहीं डाले? ये मंशूर सदाकत है फारूक साहब। आज पूरी कौम आपको देख रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत किसी और करवट है और आपको बता दें कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ साथ अब असेंबली इलेक्शंस का नगारा भी बज चुका है कहीं ना कहीं। लेकिन इन इलेक्शन से एक आम इंसान को कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शीबान अशाई साहब के साथ, जो वोकर रहते हैं, खासकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन शीबान अशाई आज कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, पीएचईडी, जिनकी बार बार वकालत करते थे शीबान अशाई, जिनके बारे में बार बार शीबान अशाई साहब कहते थे कि ये एक ऑल्टरनेटिव है, सियासी ऑल्टरनेटिव है। शीबान अशाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शीबान अशाई साहब, सबसे पहले कहते हैं हालात के कदमों में कोई कलंदर नहीं गिरता, तो ये सब गिर गए। वो कहते हैं ना कि भाई ये नादां झुक गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। और आपने सही बात कहा कि हमने कहा अल्लाह के फजलो करम से हक वाले कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। 313 थे हम, आगे 1,000 का लश्कर था। 40,000 थे हम, आगे 2.5 लाख रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर का था। हमने बुज़ुर्गों से सियासत सीखी है, हमने उनसे सियासत नहीं सीखी है। जब वक्त अच्छा होता है तो तब वो बात करते हैं, और जब लोगों को असल में लीडरशिप की ज़रूरत होती है तो तब वो पीठ दिखाते हैं। शाहिद साहब आपने सच कहा, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन था, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की सदाकत मुजफ्फर शाह साहब में है। उनकी अगर कोई क्रेडिबिलिटी थी तो तारेगामी साहब की वजह से है। हम उस लीडरशिप पे लबैक करते हैं। हमने कभी फारूक साहब की बात नहीं की होगी आपसे, हमने कभी महबूबा मुफ्ती की बात नहीं की होगी आपसे। आपने सही बात कही, जितनी देर तक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में 5 फरीक है, उसमें एक जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, हमारे ही दोस्त डॉक्टर हुसैन साहब, दूसरे मुजफ्फर शाह साहब, तीसरे तारेगामी साहब। अगर फारूक साहब और महबूबा जी पीएचडी को छोड़ के गई, मैं शुक्र करता हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो पब्लिकली बोल दें। जब दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया शाहिद साहब, उस दिन भी आप वहीं सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। मुजफ्फर शाह साहब वहाँ थे, हम लोग वहाँ थे, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के डॉक्टर हुसैन साहब वहाँ थे, फारूक साहब वहाँ नहीं थे, महबूबा जी वहाँ नहीं थी, अल्ताफ बुखारी वहाँ नहीं था, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ नहीं था, ये 5 लोग वहाँ नहीं थे। अगर मेरी मुखालिफत है जितनी बीजेपी के साथ है उतनी इनके साथ भी है। जो आज हम कहते हैं बी टीम्स, बेशक कल ही तरुण चुग अल्ताफ बुखारी के साथ यहाँ लाल चौक में मिले, अल्ताफ बुखारी के रेजिडेंस पे। आज़ाद साहब कहते हैं मैंने 370 को बचाने के लिए तकरीरें की। इधर से ताज मोहिद्दीन जो उनके लीडर है वो कहते हैं 370 में था क्या? मुझे खुदा रहा फारूक साहब एक बात बताएं, एक मजमुआ, एक जामिया, एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया कश्मीर की आवाम के लिए। आपको क्या सूझी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले? ऐसा कौन सा प्रेशर है आप पे जो हम पे नहीं है? क्या बीजेपी ने करोड़ों में मेरे नुकसान नहीं किए? क्या बीजेपी मेरे बिजनेसेस के पीछे नहीं आई? क्या बीजेपी ने हमारे खिलाफ, हमारे अहले खाना के खिलाफ, हमारे ख़ानदान वालों के खिलाफ केस नहीं डाले? ये मंशूर सदाकत है फारूक साहब। आज पूरी कौम आपको देख रही है कि ये सो कॉल्ड जो हमारे बुजुर्ग है, जो बड़े सियासतदान है, एल्डरली सियासतदान है। मेरा गुस्सा सिर्फ फारूक साहब के लिए नहीं है, महबूबा मुफ्ती के लिए नहीं है, अल्ताफ बुखारी और आज़ाद के लिए भी है कि भाई जब शीबान अशाई बरसरे आम ये बोलता है थर्ड पॉइंट में देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी, जमीन आसमान एक हो जाए,
मैं तरुण चुग से, उसके बैठे हुए होम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूं, अगर हमें जेल भी जाना पड़े मगर हम अपने दामन के तार नहीं बेचेंगे, इस कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। और आपने सही कहा, किसी चंद एक इलेक्शन के लिए आपने इतना बड़ा कॉज जो है। शिबान साहब, वही मसला तो वही है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप पीएचईडी ब्रेकअप का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? शिबान साहब, आप तो एडवोकेसी कर रहे थे, आप पीएचईडी, मैंने जी शाहिद साहब, 370 का जेनेसिस जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज 5 क्लॉज 7 बोलता है, महाराजा हरि सिंह खुद ये बोलता है, जो हमारी इलाहा की शर्तें हैं उनको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हो यूनिलैटरली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज 5 क्लॉज 7 उठा के आप दे दीजिए। आपके वसादत से मैं नौजवानों को बोलता हूँ, वो क्लॉज 5 और क्लॉज 7 जाके पढ़ो। 370 का क्या मतलब था? आपका अपना सदर रियासत था, आपका अपना प्राइम मिनिस्टर था। जब शेख साहब को अरेस्ट किया गया 53 में, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। अब आपने सही बात पूछी, नहीं आपने सही बात पूछी कि हमारे सफ़ों में किसने शिगाफ डाले, कौन है वो लोग जिन्होंने इस कौम को बेचा, कौन है वो लोग जिन्होंने पीएचडी को आज ख़त्म किया। मैं फारूक साहब से बोल रहा हूँ, कौम आपसे ये सवाल पूछ रही है, क्या 3 पार्लियामेंट की सीट्स के लिए आपने इतना बड़ा जो हमने जामिया एक प्लेटफॉर्म बनाया था इस कौम की वसादत के लिए, इस कौम की दिफा के लिए, हमारे आने वाले नस्लों को बचाने के लिए, अपने हकूक़ के लिए, हमारे इज़्ज़त और वक़ार की जंग थी। बेशक आज महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने दिखा दिया कि वो कैलिबर उनके पास नहीं है जिस कैलिबर की लीडरशिप कश्मीर को चाहिए। जब मैं you reject them completely? आप मुझे 1 मिनट तकमील करने दीजिए। मुझे याद है कश्मीर में लीडर होते थे गुलाम मोहम्मद शाह साहब। ही वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 17 साल महज रायशुमारी के वक्त गुलाम मोहम्मद शाह साहब जेल में रहे। गुलाम नबी कोचक साहब जैसे लोग थे, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब जैसे लीडर थे। आज कौम को समझ में आ गया, जो पहले हुआ था वो आज दोबारा हो रहा है। जो 82 में शेख साहब के गुजर जाने के बाद किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ लोगों ने हाईजैक की, जो 10 दिन भी जेल नहीं गए, वही लोग आज दोबारा इस कौम को धोखा दे रहे हैं। मगर मैं आपकी वसादत से इस कश्मीर की कौम को बता दूं, इंशाअल्लाह हमारी मुज़ाकरात हर एक अपने हमदर्द से जारी है। श्रीनगर से मैं सबसे साफ और शफाफ कैंडिडेट आगे करूँगा। श्रीनगर से मुजफ्फर शाह साहब और हमारी अलायंस है। इंशाअल्लाह इस बात से उम्मीद हो रही है कि ऐसा कैंडिडेट उठाऊंगा, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, इस तरह का कैंडिडेट, अब उसको जिताना आपका काम है। श्रीनगर से बिल्कुल, श्रीनगर से। नॉर्थ कश्मीर में हमारे दोस्त है इरफान हफीज़ लोन साहब जैसे दोस्त है, बुजुर्ग है हमारे शाहीन साहब जैसे, अब्दुल शाहीन साहब जैसे। कश्मीर में लीडरशिप का कोई फुकदान नहीं है। कश्मीर में, मुझे माफ़ करिए, ईमानदारी का फुकदान है। मैं अपने उन दोस्तों से बोल रहा हूँ, इरफान जैसे लोगों से बोल रहा हूँ। अब्दुल शाहीन साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जब वो पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने क्या काम की। जो मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच में डायलॉग हुआ, उसके फोकल मेंबर आपका नॉर्थ कश्मीर का एक बहुत बड़ा लीडर अब्दुल शाहीन साहब थे। मैं शाहीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त बेशक हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, हमें बीजेपी वाले पैसा नहीं देते हैं, जिस तरह वो अल्ताफ बुखारी, आज़ाद, बाकियों की रैलियाँ वैलियाँ जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। खुद इमरान अंसारी ने यह कहा कि फारूक अब्दुल्ला के 11,000 करोड़ जो है वो स्विस बैंक में है। महबूबा मुफ्ती के पास कितना पैसा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मगर बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती, लेट ईडी, NIA, CBI प्रोब मी आल्सो एंड प्रोब देम आल्सो। मैंने तो चैलेंज, प्रोब होम, यू नो इट बेटर देन एवरीबडी। महबूबा जी को पार से कितना पैसा आया है, अल्ताफ बुखारी क्या काम करते थे सियासत में आने से पहले, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं इनको बोल रहा हूँ, खुदारा, इतनी बार जो आपने पिछले 40 साल में, 50 साल में कश्मीरियों को लूटा, अब तो माफ़ कर दो इस जनरेशन को। यहीं इस जेलम में कितने बच्चों ने कूद के खुदकुशी कर दी। बेरोज़गारी रेट हमारा हिंदुस्तान में टॉप 5 स्टेट्स में है पिछले 5 साल में। आप आज देखिए, ईद का माहौल है, कहीं आपको वो ईद की चकाचौंध नज़र आ रही है? लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने का। ये हालत कर दी हमारी इन लीडरों ने। अच्छा, आज जब बीजेपी से मुकाबला करने की बात है, मैं आज़ाद साहब को बोल रहा हूँ, तीसरे पॉइंट में लिखा है, देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मुझे तिहाड़ पे जाना पड़े, मुझे तख्तेदार पे लटकना चाहिए। यह हिम्मत क्यों नहीं है आपकी बोलने की बीजेपी के खिलाफ 2 लफ्ज़? आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह मंशूर है मेरा, और मैंने बिल्कुल इज्तिमाई तौर से यह बात बोली है। आज से नहीं, 2.5 साल पहले यह मंजर आम पे आया है। मैं इन पॉलिटिकल पार्टी से बोलता हूँ, कहाँ है आपका वाइट पेपर? जब यहाँ बुलडोज़र चलते हैं, शाहिद साहब, क्यों मेरे लिए ज़रूरी है श्रीनगर से कैंडिडेट ठहराना? जब यहाँ बुलडोज़र चलता है तो वो जो वहाँ के कुर्सू पातशाही बाग के तमाम लोग थे, महजूर नगर के लोग थे, वो फारूक साहब के पास भी गए, वो अल्ताफ बुखारी के पास भी गए, वो आज़ाद साहब के पास भी गए, वो आम आदमी पार्टी के वो निनकॉम्पूप्स हैं उनके पास भी गए। वो सब जो है घरों में छुप के बैठ गए उस वक्त।
ये कौन सी लीडरशिप है जो जब आपको वक्त होता है तब आपके लीडर छुप जाते, तब इनके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते? तो यही बात है ना, जिस तरह मैं आपको बेबाकी से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मेरी फ़िलासफ़ी वही रही है सियासत की, कि सियासत अगर हक की सियासत हो तो इबादत से कम नहीं है। हमारा, मैं वही कह रहा हूँ, मुसलमानों आपके आपके हमारे दीन में सुन्नत है कि जेल जाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अगर हक की बात कहनी पड़ी। मैं तो कम से कम नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ ना 370, ना 35 से, ना मसले कश्मीर, ना हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना करेंगे, चाहे आपको कुछ भी करना। शीबान साहब, मजबूरियां क्या रही है? आप भी जम्मू कश्मीर की सियासत को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब की मजबूरियां क्या रही हैं? आपको एक लीडर की क्या? मुझे एक बात बताइए, मैं ये गिला बहुत जगह करता हूँ, आपके नॉर्थ कश्मीर आया वहाँ भी गिला किया। शेख साहब 22 साल जेल रहे हैं महाज़ रायशुमारी के वक्त। रीडिंग रूम पार्टी मेरे बुजुर्गों ने बनाई यहाँ जैना कदल फतेह कदल में, ठीक है। उस रीडिंग रूम पार्टी से आपकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, फिर महाज़ रायशुमारी 22 साल हमारे बुजुर्गों ने चलाई। शेख साहब 22 साल जेल में रहे, अफजल बेग साहब बहुत बार जेल गए, गुलाम नबी कोचक साहब जेल गए, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शूंटू जेल गए, कौन नहीं गया जेल? फारूक साहब के अलावा तो सब जेल गए। फिर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर फारूक अब्दुल्ला कैसे बन गया? भाई आप कश्मीरी कौम मुझे बताए ना, जो आदमी जेल जा रहा है, जो आपकी कौम की इज्जत और वकार के लिए लड़ रहे, वो लीडर नहीं है। बट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इज शेख अब्दुल्ला सन, डज ही गेट द लीडरशिप फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जब इस तरह के लीडर आपने लाए, अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो इनको आंखें दिखाते नहीं है, उससे पहले डर गए होते हैं। इनमें से कौन लीडर है, आप मुझे बताइए, कौन ऐसा लीडर है जिसने हुआ चैंपियंस द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाइक आई एम सेइंग टुडे? ऑल दीज थिंग्स शुड हैव बीन सेड बाय गुलाम नबी आज़ाद, शुड हैव बीन सेड बाय अल्ताफ बुखारी। अच्छा, सजाद लोन साहब के वालिद इतने बड़े अजीम शख्सियत थे, लोन साहब मरहूम की हम इज्जत करते हैं। उनके जो ससुर है अमानुल्लाह खान साहब, जिन्होंने जेके बनाई, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। बिलीव कि सजाद गनी लोन साहब के जो फादर थे, उनकी आइडियोलॉजी? ग्रेट मैन, लोन साहब सरपंच थे, सरपंच से ही बिकेम द बिगेस्ट लीडर ऑफ नॉर्थ कश्मीर। व्हाट आर यू सेइंग? हम सब इसको कंसीड करते हैं। लोन साहब रहे, वक्तन फवक्तन रहे, कांग्रेस में भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, जनता पार्टी के साथ भी रहे, मगर उन्होंने हमेशा गरीब की आवाज़ उठाई। आज शायद दिल रोता है मेरा जब मैं कुपवारा की तरफ देखता हूँ। मैंने मेमोरेंडम जाके दिया कुपवारा की डीसी को। वरनाव में 13 साल से लोलाब में ब्रिज नहीं बन रहा है, केरन का ब्रिज 6 साल से नहीं बन रहा है। खाली अगर मैं ब्लॉक टंगडार की बात करूँ ना, 100 से ज़ायद मेडिकल पोस्ट है जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। क्या नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने कोई जुल्म किया है? किसी पे कोई जुर्म किया है उन्होंने? वो अस्पताल जाते वहाँ डॉक्टर नहीं होते। सजाद साहब को बोलिए, जब अब्दुल रशीद डार जो कुनन पोशपुरा का था, उसका भाई पुलिस में है, उसकी शहादत कर दी गई, जिरहामा के जंगलों में उसकी डेड बॉडी फेंकी गई। वो डेड बॉडी किसने रिट्रीव करवाई? क्यों उस आदमी को, अब्दुल रशीद डार के भाई को, कुपवारा से श्रीनगर आना पड़ा मेरी चौखट पे, एक नहीं 10 बार? उसके बाद लाश निकलवाई हमने कुपवारा के उस आदमी की। यही हाल श्रीनगर का है। जब यहाँ गोजवारा में हमारी औरतें जैना कदल से, गोजवारा से, मलारट्टा से, डाउनटाउन के गिरदोनवा से सड़कों पे बैठी, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, शाही साहब 144 लगाया गया है हुकूमत के ज़रिए। हमने फारूक साहब को भी बोला, उनके लीडरों को भी बोला, कल जब वोट मांगने होंगे सब लोग ये निकल जाएंगे। जब मदद मांगने के लिए वो बेचारा मजलूम कश्मीरी आपको बुलाता है, तब क्यों नहीं आप जाते हो? वाई डोंट यू कम टू हिज रेस्क्यू एट दैट टाइम? उन बच्चियों ने मुझे कहा, हमने अल्ताफ साहब को भी बोला, अल्ताफ बुखारी को भी बोला, आज़ाद साहब की पार्टी के पास भी गए, फारूक साहब के पास भी गए, कोई नहीं आया। क्या हमारी बच्चियों की इतनी इज्जत है कि वो सड़क पे बैठेंगी और कोई उनका हाल भी पूछने नहीं आएगा? और आप तारीख निकाल के देख लिए, कश्मीर क्राउन ने एक उस पर भी ये किया, कौन आदमी वहाँ जाके उनके साथ बैठा, उन बच्चियों के साथ? क्या ये हमारी बच्चियाँ नहीं हैं? क्या ये हमारी माएँ नहीं हैं? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है, अगर हम अपने आप को सियासतदान बोलते हैं, इनके हकूक़ के लिए लड़ना? आज ये, जबकि इनको, इन सब को एक प्लेटफॉर्म बना के, इतिहाद पैदा करके बीजेपी को रुकाना था। क्यों मैं बोल रहा हूँ मेरी बीजेपी से इतनी नफरत है? ये मुसलमान मुखालिफ है। क्या मिला बीजेपी को बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद? इन्होंने सफ़े जो है शिगाफ डाल दिया। खुद वाजपेयी ने अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में लिखा, अमरजीत सिंह दुलत आपके फार्मर राज चीफ हैं, वो वाजपेयी के पीएमओ में थे। वाजपेयी ने कहा बाबरी मस्जिद की वजह से ये मुल्क कमज़ोर हो गया, इस मुल्क की जड़ें कमज़ोर हो गई, मुसलमान जो है हमसे छिटक गया, मुसलमान को ये फीलिंग आने लगी ये मुल्क शायद मेरा नहीं है, इसलिए मेरी मस्जिद पे अटैक हुआ। क्यों बीजेपी वाले ज्ञानवापी के नीचे जा रहे हैं? क्या इनको अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाहिए? क्या इनको डेमोक्रेसी का जो ग्राफ नीचे गिर रहा है उसको एड्रेस करना चाहिए कि इनको मस्जिदों के पीछे जाना चाहिए? अच्छा, आप देखिए उत्तराखंड में किस तरह के दंगे हुए।
हल्द्वानी में क्या हुआ? आप देखिए दिल्ली में किस तरह मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, एक प्रिटेक्स्ट पे या दूसरी प्रिटेक्स्ट पे। हिंदुस्तान का आइन रिलीजन न्यूट्रल आइन है। आर्टिकल 14, 15, 25 गारंटी करता है मुझे, आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन माई राइट्स। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो पार्लियामेंट में बेबाकी की तरह, मैंने कहा जब असदुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज बन सकता है, 1 करोड़ 20 लाख अवाम है 2011 सेंसस के हिसाब से, क्या मुझे एक चीज आप बता दीजिए, मिसाल के तौर हम महबूबा जी को भी पार्लियामेंट में भेज देंगे, उमर साहब को भी भेज देंगे, सजाद साहब को भी भेज देंगे, आज़ाद साहब तो थे ही, वो तो पूरी जिंदगी रहे दिल्ली में, अच्छा वो उनको भी भेज देंगे। क्या इनमें हिम्मत है या अमित शाह की आंख में आंख डाल के बोलेंगे देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370? क्या इनमें हिम्मत है उतनी? अमित शाह इनको तिरछी नजरों से देखता नहीं है तो इनकी सांसें बंद होने लगती है। सही बात मैं कह रहा हूं आपसे, ये आपकी लीडरशिप है। इस तरह के लीडर, ये कार्डबोर्ड कटआउट्स, ये कागजी शेर कब तक चलेंगे? मैं अपनी आवाम से कह रहा हूं, नॉर्थ की, साउथ की, सेंट्रल की, उस तरह की सियासतदानों को भेजो, उन लीडरों को भेजो जो आपकी इज्जत, आपके वकार के लिए वहां पार्लियामेंट में खड़े हों। ये पूछो अपने लीडरों से क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका। नहीं, मुझे आप बताइए साहब, देयर शुड बी, क्या आप चॉइस है आवाम के लिए? क्या आप चाह रहे हैं कि श्रीनगर से मैंने आपको कहा कि हमारी अलायंस है मुजफ्फर शाह साहब के साथ। हमने उन्हें वक्त दिया है 12 तारीख तक, हम सब लोग जो है आपसी मुज़ाकरात के जरिए, जी यूनानिमसली वी विल डिसाइड ऑन अ कैंडिडेट। इफ मुजफ्फर शाह साहब डजंट डिसाइड टू कंटेस्ट, आई विल कंटेस्ट माई सेल्फ फ्रॉम श्रीनगर, श्योर, that is for sure. Let this be a news that goes to the people of Jammu and Kashmir from your platform. If Shah Saab does not contest, then definitely I am contesting Srinagar Lok Sabha. तो नॉर्थ में, साउथ में? नॉर्थ में, साउथ में मैंने आपको कहा हमारे दोस्त है। मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि भाई तारिगामी साहब जैसे साफ पाक दामन लीडर बहुत कम गुजरे हैं, क्या रोक रहा है तारिगामी साहब को? बेशक तारिगामी साहब, हमारे पास हलाल का पैसा है, हमारे पास इनके चोरी के करोड़ों नहीं है, हम आवाम को पैसे से नहीं रिझा सकते हैं, हमारे पास मीडिया की पावर नहीं है, एजेंसियां मेरे साथ नहीं है, आप मुझे आज भी देख रहे हैं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है। जबकि CID की ये रिपोर्ट है कि भाई मेरे पर आई एम फेसिंग थ्रेट्स, दे शुड हैव प्रोटेक्टेड मी। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि मेरी आवाज़ बाहर ना निकले, इसीलिए वो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन तक नहीं दे रही है। मगर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अपनी कौम के लिए निकला हूँ। जिस दिन मैं सियासत में आया, मैं कफन बांध के उतरा हूँ मैदान में, मैं पीछे नहीं उठने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ 12 तारीख आखिरी डेट होगा। इफ मुजफ्फर शाह साहब डजंट डिसाइड टू कंटेस्ट गोइंग ऑल आउट, then we will show you how elections are fought with no money. Yes, openly I am challenging all of them. भाई आप याद रख लेना, ये मेरी सदाकत का सबसे बड़ा सबूत है। शिबा नशाई ने जो बोला वो लिख के दिया ब्लैक एंड व्हाइट में कि कश्मीरी कौम से कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं तख्तेदार पे लटक जाऊंगा मगर इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। उस लीडरशिप को पहचानिए। शाहिद साहब, मैंने शुरू में आपसे एक बात कही, कहा 40,000 थे हम, मगर हमारा लीडर कौन था? सैयदना खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह। वो जब निकले जंगे यरमुख में, 2.5 लाख का लश्कर था रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर का, हम सिर्फ 40,000 थे, मगर अल्लाह ने हमें फतेह याब किया। क्यों किया? क्योंकि ईमान हमारा जिंदा था। जब आपके लीडरों का ईमान मर गया, फारूक आजम रहमतुल्लाह अलैह जब रात के अंधेरों में निकलते थे, कहीं कोई गरीब तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कोई माँ रो रही तो नहीं है, किसी की पुरसिश तो नहीं हो सकती हमारे से। खलीफाए वक्त वैसे होते हैं, लीडर वैसे होते हैं। लीडर ऐसे नहीं होते हैं कि बीजेपी के साथ आज आप कितनी टीम्स बन गई बीजेपी की, A टीम आज़ाद साहब, B टीम बुखारी साहब, C टीम सजाद साहब, D टीम महबूबा मुफ्ती तो पहले ही अलायंस में थी, अब फारूक साहब भी अलायंस में हो गए। नहीं, मुझे फारूक नहीं, क्यों उन्होंने तोड़ा PhD? इस वक्त क्यों तोड़ा उन्होंने? क्यों, कौन सा प्रेशर है उन पे? भाई अगर आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता है, कौन बोल रहा है आपको सियासत करने के लिए? आखिर ये सियासत आपकी कब तक चलती रहेगी? मैंने आपको कहा, जो बुजुर्ग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं इज्जत करता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी पार्टी है, उसमें लीडर जेल जाते थे। शेख साहब 22 साल जेल रहे, शाह साहब 15 साल जेल रहे, शेख जबार साहब 10 साल जेल रहे, ये आपके कोचक साहब, कितने लीडरों का, हिसामुद्दीन बांडे साहब जो आपके हजरत बल से MLA हुआ करते थे, 10 साल जेल रहे। उनके वालिद नूरुद्दीन बांडे साहब, जो जियारत दिखाता है जो खानदान, हजरत बल की दरगाह में, नूरुद्दीन बांडे साहब 5 साल जेल रहे क्विट कश्मीर में। क्या फारूक अब्दुल्ला आज तक इस कौम के लिए 10 साल जेल गया है कभी? जो हाउ इज ही अ लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हाउ इज गुलाम नबी आजाद अ लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हैज द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली vetted them? Does the youth believe that they have the caliber to represent the people of Jammu and Kashmir? This is my manifesto. It talks about that we will send our children from destituted backgrounds, poor downtrodden, चाहे आपके करना का हो, टंगडार का हो, मत्सिल का हो, यहाँ डाउनटाउन श्रीनगर का बच्चा हो, जो गरीब का बच्चा हो,
काश कि अल्लाह करे कि वो हमारे हाथ मजबूत करे। मैं अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि हक वाले जो है वो कामयाब हो जाए। मैं बोलता हूँ कि अगर ये बजट 5 लाख करोड़ का 5 साल मेरे पास होगा, अगर आने वाली हुकूमत असेंबली इलेक्शन में अल्लाह हमारे को जो है फतेह याब करेगा, ये मंशूर हो सकता था। और आप फॉरेन एजुकेशन के लिए टीआरएस की गवर्नमेंट थी, कल तक के चंद्रशेखर राव जो थे प्राइम मिनिस्टर थे तेलंगाना के, वहाँ भेजते थे वो फॉरेन एजुकेशन के लिए, आईवी लीग स्कूल्स में भेजते थे, येल में भेजते थे, स्टैनफोर्ड भेजते थे, ऑक्सफोर्ड भेजते थे। हम अपने बच्चों, हमारे बच्चों का हक नहीं है कभी उस तालीम को हासिल करना। शाहिद साहब मुझे बोलिए, इस मंशूर को कभी आप मुताला करके देख लीजिए, अगर कभी हम इस मंशूर पर डिटेल पे बात कर सके। रख दीजिए आप जिरगा, बुलाइए आप गुलाम नबी आज़ाद को, बुलाइए आप अल्ताफ़ बुखारी को, मगर ये हाल क्या तुमने इस लीडरशिप का क्या किया आज फारूक साहब ने। जब आज ये हमारे बच्चे जो सोच रहे कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाएगा, जो बीजेपी के लोग यहाँ कश्मीर को टेस्ट केस एग्जाम्पल बना के मुसलमानों को हैरास करके पूरे हिंदुस्तान में अपने हिंदुत्व का नैरेटिव चला रहे, उनके खिलाफ आप खड़े होने के बगैर आपस में लड़ रहे हैं। ये आप मिसाल पैदा कर रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। मैं यही सवाल आपसे, आपके ज़रिए उनसे भी करता हूँ कि वाई, व्हाट वाज द टाइमिंग, what was the need to dissolve PAGD at that time, and PAGD will never get dissolved till that time people like me are there। मैं कह रहा हूँ तारिक आमी साहब से, मैं कह रहा हूँ मुजफ्फर शाह साहब से, मैं कह रहा हूँ JKPM के लोगों से, अगर फारूक अब्दुल्ला को जाना है PAGD छोड़ के जाने दीजिए। महबूबा मुफ्ती के तो खिलाफ हम पहले दिन से हैं। जिन लोग अभी भी उनके, आप अभी भी उनके साथ हैं, वो तो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, जहाँ तक मुजफ्फर शाह साहब की बात है, तारिक आमी साहब की बात है, JKPM की नहीं, फारूक साहब के साथ तो कोई नहीं है। फारूक साहब, लेट फारूक साहब आंसर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रादर देन स्ट्रेंथनिंग। और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं दुहाई देता हूं, जिसको मैं डिफेंड करता हूं, वो फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। फारूक, मेरे बुजुर्गों ने, आपको सबसे पहले कश्मीरियों को समझना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज 2 फैक्शंस, वन इज NCF, NC फारूक, एंड सेकंड वन इज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुलाम मोहम्मद शाह साहब की पार्टी है। मैं उसका सिपाही हूँ, मैं इनका नहीं हूँ कि भाई मैं फारूक साहब की ये सारी चीज़ें डिफेंड करता रहूँ। आप इस मंशूर को देखिए, आप इसके एक एक नुक्ते को पढ़िए, ये कश्मीर की आवाम के लिए है। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 12-13 साल में 2008 में एजिटेशन हुई, कश्मीर बंद रहा, 10 में हुई, कश्मीर बंद रहा, 14 में फ्लड आया, कश्मीरियों के नुकसान हुए, 16 में एजिटेशन हुई, कश्मीरियों के दुकान बाजार सब बंद रहे, 19 में 370 हमारे से छीना गया, पूरे कश्मीर को एक ओपन जेल में कन्वर्ट किया गया। आज तक किसी भी हुकूमत ने हमारे बिजनेस सेक्टर के लिए कोई कुशनिंग का कोई पैकेज दिया है? हमारे टूरिस्ट लॉबी वाले, यहाँ के टैक्सी वाले, ये हाउस बोट वाले, होटल वाले, ये इस मंशूर में लिखा है अगर हमारी हुकूमत आएगी, मेरे जैसों की हुकूमत आएगी, 1 टाइम लोन सेटलमेंट दूंगा मैं MSME सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिनके जो आज भी कर्जे में है पिछले हड़तालों की वजह से। हाँ ज़रूर, मैं बोल रहा हूँ इस मंशूर के एक एक नुक्ते को पढ़े। मैं जनो मर्द से कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग से कह रहा हूँ, छोटे अपने यूथ को बोल रहा हूँ कि उस लीडरशिप को पैदा करो जिसमें किरदार हो, वो लीडरशिप तुम्हारे लिए लड़ सके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, यहाँ की ऐवान असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे शीबान अशाई साहब, JK पीपल्स पार्टी के सरबराह। बहुत सारी अहम बातें इन्होंने की, खासकर PAGD टूटने का बड़ा दुख है, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक मुजफ्फर शाह साहब, तारिक आमी साहब और शीबान अशाई जैसे लोग मौजूद हैं, हम इस PAGD, इस पौधे को बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।